ईरान, अमेरिका और इजराइल, इनके बीच तनाव की खबरें तो खैर लगातार आती ही रहती हैं, लेकिन ये जो गहरी दुश्मनी है, इतनी उलझी हुई, इसकी असली जड़ें क्या हैं? आज हम इसी पेचीदा मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो स्रोत हैं उनकी मदद से। मतलब हमारा मकसद है इन गांठों को थोड़ा खोल कर समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ आज की कोई ताज़ा बात नहीं है। ये तो इतिहास, विचारधारा, फिर धर्म और जियोपॉलिटिक्स, इन सब का एक बड़ा मिला-जुला पेचीदा सा मामला है। स्रोत के हिसाब से देखें तो चार बातें खास तौर पर सामने आती हैं। एक तो वो 1979 की ईरानी क्रांति, जिसने सब कुछ पलट दिया। फिर इजराइल के साथ वो गहरा वैचारिक टकराव। तीसरा ईरान का वो विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम, और चौथा है पूरे मिडिल ईस्ट में उसका बढ़ता हुआ असर। ठीक है, तो पहली गांठ से शुरू करते हैं। 1979 की क्रांति। उस वक्त जो शाह थे, जो अमेरिका के काफी करीबी माने जाते थे, उन्हें हटा दिया गया और अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामी गणराज्य बना। स्रोत बताता है कि ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, अमेरिका के साथ जो दोस्ती थी वो एकदम से दुश्मनी में बदल गई। और फिर तेहरान में वो अमेरिकी दूतावास वाला संकट, 52 अमेरिकी नागरिक, पूरे 444 दिन बंधक, इसने तो मतलब रिश्तों में एक गहरी लकीर खींचती होगी। हाँ, बहुत गहरी। असर बहुत जबरदस्त था। मतलब रातों रात एक जो इतना अहम साथी था अमेरिका का, वो उसका कट्टर दुश्मन बन गया। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी नहीं थी, ये समझना जरूरी है। जैसा स्रोत इशारा करता है ना, ये एक गहरी, क्या कहते हैं, वैचारिक टक्कर थी। जो नई हुकूमत आई वो पश्चिमी असर को, खासकर अमेरिकी असर को, अपनी इस्लामी पहचान और अपनी आज़ादी के लिए एक बड़ा खतरा मानती थी। शाह के टाइम की जो नज़दीकी थी वो अब शक और नफरत में बदल गई। वो ग्रेट सेटन या महान शैतान वाली जो बात ईरान कहता है, वो यहीं से शुरू हुई एक तरह से। और इसी बदली हुई पूरी तस्वीर में फिर इजराइल का एंगल भी जुड़ जाता है। ईरान जो है वो इजराइल के अस्तित्व को ही नहीं मानता, उसे ज़ायोनी शासन कहता है, मतलब एक तरह से नाजायज कब्जा। तो क्या ये सिर्फ कहने की बात है या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति भी है? क्योंकि स्रोत ये भी बताता है कि ईरान हमास और हिजबुल्ला जैसे जो इजराइल विरोधी गुट है उनको सपोर्ट करता है। देखिए, ये सिर्फ बयानबाजी से कहीं ज्यादा है। इसमें विचारधारा भी है। मतलब शिया इस्लाम बनाम यहूदी राष्ट्र वाली बात, और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का खेल भी है। दोनों चीजें हैं। ईरान असल में इजराइल को पश्चिमी ताकतों का, खासकर अमेरिका का, मिडिल ईस्ट में एक एक्सटेंशन की तरह देखता है, एक मोहरे की तरह। अच्छा, तो उनकी नज़र में इजराइल का विरोध करना एक तरह से पश्चिमी दबदबे का ही विरोध करना है। और ये जो प्रॉक्सी गुट हैं, मतलब ऐसे लोकल लड़ाके समूह जो सीधे ईरान के कंट्रोल में शायद ना हो पर उसके लक्ष्यों के लिए काम करते हैं, इनके जरिए ईरान जमीन पर इजराइल के असर को चैलेंज करता है। ये मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने की एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है, ऐसा समझिए। अच्छा, तो ये विचारधारा और प्रॉक्सी वाली बात, ये क्षेत्रीय प्रभाव से सीधे जुड़ती है। लेकिन इसी सब के साथ वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का डर भी तो है, जो लगातार बना रहता है। अमेरिका और इजराइल को तो हमेशा ये चिंता रहती है कि भाई अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो क्या होगा। इसी डर के चलते ही तो ईरान पर इतने सख्त आर्थिक प्रतिबंध भी लगे हैं, जैसे वो JCPOA डील से अमेरिका के हटने के बाद तो और बढ़ गए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये डर सिर्फ एक और हथियार का नहीं है। असल डर यह है कि इससे पूरे क्षेत्र का जो पावर बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। अमेरिका और इजराइल को लगता है कि परमाणु हथियार हाथ में आने से ईरान और ज़्यादा बेखौफ हो जाएगा, शायद ज़्यादा आक्रामक हो जाए, और हो सकता है कि ये इजराइल के अस्तित्व के लिए ही सीधा खतरा बन जाए। तो ये जो प्रतिबंध हैं, इनका मकसद इसी परमाणु क्षमता को रोकना रहा है। हालांकि स्रोत ये भी कहता है कि इन दबावों का नतीजा हमेशा वैसा नहीं होता जैसा सोचा जाता है, कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। हाँ, वो तो है। खैर, परमाणु चिंता तो अपनी जगह है, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, ईरान का जो बढ़ता क्षेत्रीय दखल है, खासकर सीरिया, इराक, लेबनान और यमन जैसे देशों में, ये भी तो तनाव की एक बहुत बड़ी वजह है ना। यहाँ तो सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल के हित टकराते हुए दिखते हैं। हाँ, ये पहलू बहुत ही अहम है। ईरान इन देशों में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए, एक तरह से इजराइल को घेरने के लिए और अमेरिकी असर को कम करने के लिए। जैसे सीरिया में बशर अल असद का समर्थन करना हो या यमन में हूती विद्रोहियों की मदद, ये सब ईरान की उस बड़ी रीजनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। और इससे फिर सऊदी अरब जैसे जो अमेरिकी सहयोगी हैं,
उनकी चिंताएं भी बढ़ती हैं। तो पूरा इलाका एक तरह के आप कह सकते हैं कोल्ड वॉर जैसी स्थिति में फंसा रहता है। ये टकराव मल्टी लेयर्ड है, मतलब कई सतहें हैं इसकी। तो हमने देखा कि ये दुश्मनी जो है ये कई धागों से बुनी हुई है। 1979 की क्रांति से निकली अमेरिका विरोधी विचारधारा, फिर इजराइल के अस्तित्व को लेकर वो वैचारिक और सामरिक विरोध, परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा डर और पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बढ़ाने की होड़। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि ये मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। कोई आसान समाधान तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। सही कहा आपने। स्रोत का निचोड़ भी लगभग यही है कि ये राजनीति, धर्म, इतिहास और राष्ट्रीय हितों का एक ऐसा जाल है जिसमें सब कुछ एक दूसरे से बुरी तरह उलझा हुआ है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी हैं जो मौजूदा स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, अपना दबदबा रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ ईरान है जो खुद को एक क्रांतिकारी इस्लामी ताकत के तौर पर देखता है और पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देता है। दोनों पक्षों के अपने अपने डर हैं, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। इस पूरी बातचीत के बाद जहन में एक सवाल जरूर उठता है, और जैसा कि स्रोत भी शायद सोच